20 अगस्त 1991 को रोमानिया में भारत के राजदूत जूलियो रिबेरो शाम को 6 बजे अपने दफ्तर से लौटते ही अपनी पत्नी के साथ वॉक पर निकल गए। उनसे 30 मीटर पीछे 2 रोमानियन सुरक्षा कर्मी चल रहे थे। उनके पास रिवॉल्वर थी जिसे उन्होंने अपनी जेबों में छिपा रखा था। रोमानिया सरकार को इस बात की भनक थी कि रिबेरो की जान को खतरा है, क्योंकि वो पंजाब में पुलिस महानिदेशक रह चुके थे। रिबेरो दंपत्ति करीब आधा किलोमीटर चले होंगे कि उन्हें अपने पास कार के तेजी से ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही रिबेरो चौकन्ने हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो 4 लोग हाथों में हथियार लिए कार से तेजी से नीचे उतर रहे थे। उनमें से एक ने रिबेरो की दिशा में फायर किया। जूलियो रिबेरो अपनी आत्मकथा बुलेट फॉर बुलेट में लिखते हैं, मैं उतनी तेजी से भागा जितना 62 साल का एक शख्स भाग सकता था। मैंने दौड़ते हुए सड़क पार की जो बहुत चौड़ी थी। 2 हमलावर मेरा पीछा कर रहे थे। वो अपनी AK-47 से मुझ पर लगातार फायर कर रहे थे। AK-47 क्षेत्र का हथियार होता है। उससे किसी एक खास व्यक्ति को निशाना बनाने की संभावना बहुत कम होती है। पहली बात कि आपके पास बहुत कम समय होता है। अगर समय भी हो तो सिर्फ पहली ही गोली निशाने पर लगने की संभावना होती है। बाकी गोलियां इधर उधर उड़ जाती हैं। मैं जैसे ही दौड़ता हुआ बगल के घर के अहाते में घुसा, एक गोली मेरे पिछवाड़े में लगी। मैं कुछ कदम तो दौड़ा, लेकिन फिर नीचे गिर गया। उधर जैसे ही रोमानियन सुरक्षा कर्मियों को अंदाजा हुआ कि क्या हो रहा है, उन्होंने वॉकी टॉकी से अपने साथियों को इसकी सूचना दे दी। वो बहुत तेजी से कार चलाते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने उन हमलावरों पर गोली चला दी जो कार की निगरानी में खड़े हुए थे। एक शख्स वहीं मारा गया। दूसरे शख्स को रिबेरो के साथ ही अस्पताल ले जाया गया। उसका ऑपरेशन किया गया और कुछ दिनों में वो बात करने लायक हो गया। तीसरे हमलावर को उसके हथियार समेत रंगे हाथ पकड़ लिया गया। चौथा हमलावर अपने एक साथी के साथ एक दूसरी कार से भागने में सफल हो गया। रिबेरो का तुरंत ऑपरेशन किया गया। वो 22 दिनों तक अस्पताल में रहे। जैसे ही रिबेरो पर हमले की सूचना आई, भारत सरकार ने दिल्ली में रोमानियन दूतावास और राजदूत के घर पर 6 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने राडू को मंत्रालय तलब कर उनसे सवाल किए कि उनका देश भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है। राडू और भारतीय अधिकारी इस बात को नहीं ताड़ पाए कि इस बीच सिख चरमपंथी राडू की एक गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इस घटना के करीब 2 महीनों बाद 8 अक्टूबर 1991 को सुबह 8:05 पर 55 वर्षीय भारत में रोमानिया के राजदूत लिवियो राडू अपने जोरबाग स्थित घर से वसंत विहार के दफ्तर जाने के लिए अपने काले रंग की डाचिया कार से बाहर निकले। वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही वो जोरबाग लेन में घुसकर लोधी रोड की तरफ बढ़े, एक मारुति कार ने उन्हें बाईं तरफ से ओवरटेक किया। राहुल पाठक इंडिया टुडे के 31 अक्टूबर 1991 के अंक में छपे अपने लेख इन एन एपरेंट रिटेलिएशन सिख मिलिटेंट्स एब्डक्ट रोमानियन डिप्लोमैट में लिखते हैं, राडू की कार के ठीक पीछे एक फ्रेंच राजनयिक की कार चल रही थी। जोरबाग के निवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से जोरबाग मार्केट लेन और लोधी रोड की क्रॉसिंग पर बैरियर लगा रखे थे। जैसे ही बैरियर नीचे आया, तीनों कारें मारुति, राडू और फ्रेंच राजनयिक की कारें रुक गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारुति से 3 लोग उतरे। 2 लोग राडू की कार की ओर बढ़े। एक शख्स ने पगड़ी पहन रखी थी। उसके हाथ में एक AK-47 थी। दूसरे शख्स के हाथ में एक पिस्टल थी। तीसरे व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था। 2 व्यक्ति जबरदस्ती राडू की कार में चढ़ गए। हालांकि तब दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने बयान दिया था कि एक शख्स ने अपनी बंदूक दिखाकर राडू से कार का दरवाजा खुलवाया था। पीछे की कार में मौजूद फ्रेंच राजनयिक ने समझा कि कुछ सुरक्षाकर्मी राडू की कार में घुस रहे हैं। जैसे ही चरमपंथी राडू की कार में चढ़े, बैरियर खुल गया और राडू की डाचिया कार और मारुति आगे बढ़ गई।
पुलिस को इस अपहरण की सूचना घटना के 100 मिनट बाद 9:50 पर मिली। उनके पास ये सूचना विदेश मंत्रालय के जरिए से आई थी। पुलिस 10:30 बजे के आसपास हरकत में आई। बाद में एक चश्मदीद से पता चला कि जिस मारुति कार ने राडू की कार को रोका था उसका नंबर था DDD 4747। जांच के बाद पता चला कि कार पर लगी नंबर प्लेट नकली थी। थोड़ी देर बाद राडू की कार और मारुति सुंदरनगर के इलाके में खड़ी पाई गई। बाद में पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने स्वीकार किया कि घटना के करीब 2 घंटे बाद रोड ब्लॉक लगाने और वाहनों की जांच करने से कुछ नहीं मिलने वाला था। खालिस्तान कमांडो फोर्स सहित 4 सिख चरमपंथी संगठनों ने इस अपहरण की जिम्मेदारी ली। 12 अक्टूबर को समाचार एजेंसी UNI के दफ्तर को राडू की एक तस्वीर भेजी गई जिसमें वो हथियारबंद चरमपंथियों से घिरे बैठे हुए थे। ये एक पोलरॉइड कैमरे से खींची हुई तस्वीर थी जिसे इनलार्ज नहीं किया जा सकता था। साथ में एक नोट भी आया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर भारत सरकार ने भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल वैद्य की हत्या के लिए मृत्युदंड झेल रहे 3 सिख चरमपंथियों सुक्खा, जिंदा और निम्मा को रिहा नहीं किया तो वो राडू के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पुलिस ने यह सुराग लगाने की कोशिश की कि पोलरॉइड कैमरे की रील कहां से खरीदी गई थी, लेकिन उन्हें खास जानकारी नहीं मिल पाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राडू के घर पर आने वाले फोन कॉल को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया। इस बीच राडू की पत्नी कैथरीन राडू ने भारत सरकार की आलोचना कर मामले को और जटिल बना दिया। भारत सरकार ने इसका जवाब ये कहकर दिया कि ये विचार रोमानिया की सरकार के नहीं है, लेकिन भारत को उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब रोमानिया के प्रधानमंत्री ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि भारत इस मामले में सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहा। 16 अक्टूबर को KLF, खालिस्तान कमांडो फोर्स और सिख स्टूडेंट फेडरेशन बिट्टू ग्रुप ने एक पत्र लिखकर कहा कि अगर वैद्य के हत्यारों को 19 नवंबर तक रिहा नहीं किया गया तो वो ये समझेंगे कि भारत सरकार राडू को मरा हुआ देखना चाहती है। अगवा होने के बाद लिवियो राडू ने चरमपंथियों को बताया कि वो दिल के मरीज हैं और अगर उन्हें समय पर दवा नहीं मिली तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। चरमपंथियों ने अपने एक साथी देवपाल सिंह से एक टेलीफोन बूथ से राडू के घर दवाओं के नाम पूछने के लिए फोन करवाया। पुलिस इस फोन को टैप कर रही थी। इससे पहले कि देवपाल सिंह रिसीवर रखते, पुलिस ने सुपर बाजार के बाहर के एक टेलीफोन बूथ को चारों तरफ से घेर लिया। देवपाल सिंह ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया और देवपाल सिंह को 3 गोलियां लगी और वो वहीं मारे गए। इसके तुरंत बाद चरमपंथियों ने राडू को सादिक नगर वाले सेफ हाउस से हटाकर उत्तरी दिल्ली के नानक पियाओ गुरुद्वारे में पहुंचा दिया। पुलिस ने राडू की तलाश में दिल्ली में कई जगह छापे मारे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। सिख चरमपंथियों ने कुछ दिनों तक तो उन्हें दिल्ली में रखा, लेकिन फिर सिंघू बॉर्डर के जरिए वो उन्हें कार में बैठाकर पंजाब ले गए। भारत सरकार ने जनरल वैद्य के हत्यारों को रिहा करने की चरमपंथियों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। चरमपंथियों ने यह भी संकेत दिए कि राडू के अपहरण से उनका उद्देश्य जनरल वैद्य के हत्यारों को ही रिहा करवाना नहीं है, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि रोमानिया की सरकार उन लोगों को भी रिहा करे जिन्होंने जूलियो रिबेरो की हत्या करने का प्रयास किया था। रोमानिया की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो जूलियो रिबेरो की हत्या का प्रयास करने वाले हमलावरों को नहीं रिहा करेगी। इस बीच रोमानिया की सरकार ने अपने राजनयिक को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान की सरकार से संपर्क कर उनसे सहायता मांगी। पाकिस्तान पर दूसरे पश्चिमी देशों ने भी दबाव बनाया। अपहरण के करीब 15 दिनों बाद चरमपंथियों को यह अंदाजा हो गया कि उनकी योजना के सफल होने के आसार बहुत कम हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम करने वाले बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं,
भारत, अमेरिका और जर्मनी की खुफिया एजेंसियों ने लाहौर में रह रहे चरमपंथियों के टेलीफोन टैप किए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी KLF के एक कार्यकर्ता को पकड़ लिया जिसे इस अपहरण की थोड़ी बहुत जानकारी थी। पकड़े गए लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि KLF पहले एक फ्रेंच राजनयिक का अपहरण करना चाहता था, लेकिन जब पता चला कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है तो ये विचार त्याग दिया गया। राडू को इसलिए चुना गया क्योंकि उनको निजी तौर पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन सिख चरमपंथियों को इस बात से बहुत निराशा हुई कि इस अपहरण को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोई खास तवज्जो नहीं मिली। इसलिए उन्होंने राडू को रिहा करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी तय किया कि भविष्य में वो अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश के राजनयिकों का ही अपहरण करेंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी रेजिनाल्ड बार्थोलोम्यू 21 नवंबर को इस्लामाबाद से भारत आए। पाकिस्तान स्थित सोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी पंथिक कमेटी ने ऐलान किया कि 24 नवंबर को राडू को रिहा कर दिया जाएगा। 25 नवंबर की रात अपहरणकर्ताओं ने 11 बजे रात को उन्हें पंजाब में जलंधर और लुधियाना के बीच एक छोटे से स्टेशन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर चढ़ा दिया। 26 नवंबर 1991 को सुबह 10 बजे झेलम एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन में घुसी। उसके जनरल कंपार्टमेंट से एक सामान्य यात्री की तरह उतरकर लिवियो राडू ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें अपने घेरे में ले लिया। वो उन्हें अपनी सुरक्षा में बाहर लाए, जहां एक टैक्सी उनका इंतजार कर रही थी। वो उन्हें सीधे उनके जोरबाग वाले घर ले गई। उस समय राडू की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। इस भेष में वहां तैनात पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए। अपने ही घर में घुसने के लिए राडू को अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ा। इसके अगले दिन राडू ने एक संवाददाता सम्मेलन कर पत्रकारों को अपनी आप बीती सुनाई। राडू ने कहा कि उन्हें 27 अक्टूबर तक दिल्ली में रखा गया, लेकिन हर समय उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती थी। राडू ने यह भी बताया कि चरमपंथियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। वो उनको अंकल कहकर पुकारते थे और उनके पढ़ने के लिए रोज अंग्रेजी अखबारों की व्यवस्था करते थे। रात को सोने से पहले उन्हें पीने के लिए दूध का एक गिलास दिया जाता था। रिहा होने के कुछ दिनों के अंदर रोमानिया की सरकार ने लिवियो राडू को दिल्ली से वापस बुला लिया। भारत सरकार को भी सबक मिला कि कभी कभी दृढ़ता दिखाने के भी अच्छे परिणाम होते हैं। इस अपहरण का चरमपंथियों के अभियान पर उल्टा असर पड़ा। वो अपने साथियों को छुड़वाने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। पूरी दुनिया में उनकी बहुत बदनामी हुई, वो अलग।